Good afternoon everyone. I am Soumya Namdev, a UPSC aspirant from Vishnugupta Academy. Today I am presenting a current topic which is International Conference on Green Hydrogen. तो अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया है इंडिया में, जो कि 3 डेज कॉन्फ्रेंस थी। तो ये किस चीज़ के लिए? ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। कैसे हम इसको एस्टेब्लिश करें, कैसे हम इसका यूज़ करें, उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअली में होता क्या है। व्हाट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन? आप लोग व्हीकल्स तो यूज़ करते ही होंगे, तो आपको ये भी पता होगा कि कार में, मोटरसाइकिल में किस चीज़ की ज़रूरत होती है चलाने के लिए उसको? फ्यूल। तो सबसे पहले आता है फ्यूल। फ्यूल में 2 एटम्स होते हैं, एक तो हाइड्रोजन और एक होता है कार्बन। तो हाइड्रोजन का जो वर्क होता है वो इंजन को एनर्जी प्रोवाइड करने में होता है। हाइड्रोजन का वर्क क्या होता है? इंजन को एनर्जी प्रोवाइड करने में। देन जो कार्बन होता है वो डायरेक्टली साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। जब हम इस कार्बन को ही हाइड्रोजन में रिप्लेस कर देंगे, क्या कर देंगे? जब हम इस कार्बन को हाइड्रोजन में रिप्लेस कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बनेगा, उससे हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। देन हम ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो इसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि टोटली वाटर बेस्ड होती है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन के इसमें 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर दिया गया है। उसके बाद आप जो पाइप देख रहे हैं इसको कहते हैं रेक्टिफाई, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करता है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन को ऑब्टेन करता है। तो अब जैसे कि आप ये समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी यदि ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी हो रहा होगा, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो हो रही होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो फिर से कार्बन होगा, मतलब कोल की ज़रूरत पड़ती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे भी कार्बन बनेगा और कार्बन से फिर से एयर पॉल्यूशन होगा। इसलिए इंडिया ने रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ किया है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, नो कार्बन कंबशन होगा और सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन होगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी, इससे हमारे यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन को ऑब्टेन किया जाएगा। अब इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के क्या क्या की पॉइंट्स थे ये मैं आपको समझाऊंगी। देन आते हैं की पॉइंट्स। अभी एट प्रेजेंट हमारे इंडिया की जो सोलार और विंड एनर्जी जो मैंने आपको पीछे पिक में बताई, उसकी जो कैपेसिटी है वो है प्रेजेंट 100 गीगावाट। तो 2030 तक उसको हमें कितना बढ़ाना है? 500 गीगावाट इंस्टॉल करना है। सेकंड आता है इंडिया के सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक मिशन चलाया गया है जो है NGHM। इसका फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ब्रीफली समझाऊंगी कि इस मिशन का एम क्या है, इस मिशन का उद्देश्य क्या है। और फिर इसके बाद आता है इंडिया की जो है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में 4th रैंक है। तो बात आती है तीन कौन से और से देश थे? तो एक आता है ऑस्ट्रेलिया 1st रैंक पे, सेकेंड आता है US और 3rd आता है स्पेन। देन 4th जो है इंडिया की रैंक है। उसके बाद हमारे इंडिया के क्लीन एनर्जी फ्यूचर के लिए अभी प्रेजेंटली जो सोलार विंड्स हैं उसमें 67 गीगावाट की कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया गया है और जो विंड है उसमें 43 को इंक्रीज़ किया गया है। तो अब हमारे इंडिया में इस चीज़ के लिए कुछ स्कीम्स लेके आए हैं, इसके लिए कुछ स्कीम लेके आए हैं। जैसे कि फर्स्ट स्कीम आपकी है PM कुसुम। आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका PM कुसुम मीन्स कि किसान ऊर्जा सुरक्षा उद्यान महाअभियान, जो कि प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा लेके आई गई है। आपके नाम से ही पता चल रहा होगा आपको इसमें कि किसके लिए है? किसान के लिए है। मतलब कि फार्मर्स की जो बंजर ज़मीन होती है जहाँ पे वो खेती नहीं कर सकते हैं, उनको गवर्नमेंट क्या करेगी? उनको गवर्नमेंट सोलर पम्प्स, सोलर ग्रिड्स प्रोवाइड करेगी, जिससे वहाँ पे क्या होगा? वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और फिर देन गवर्नमेंट को बेचेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी तो उसके बाद वो ग्रीन हाइड्रोजन का वहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे। सेकेंड आती है रूफटॉप। आप ये पिक देख रहे हैं। रूफ मतलब क्या होता है? छत होती है, मतलब किसी भी घर का छत। जैसे हमारी वेदा बिल्डिंग है इंदौर में, तो उसके ऊपर सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा। 3rd है सोलर पार्क्स।
मतलब एक लार्ज स्केल पे, एक बड़े लेवल पे हमको एटलीस्ट उन गवर्नमेंट का ये उद्देश्य था कि 25 पार्क्स हमको यहाँ पे एस्टेब्लिश करने हैं, 25 पार्क्स हमको बनाने हैं। ये 2022 की स्कीम है। तो कुछ स्कीम्स लेके आए हैं, और भी स्कीम लेके आए हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी, उसके बाद रिन्यूएबल, पूरे टोटली रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये, और फिर ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा। तो मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया था कि NGHM का मीनिंग होता है, फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको रिसेंटली अभी 4 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। किस मिनिस्ट्री के अंडर किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर किया गया था। अब आप सोचेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में क्या होता है, तो इन सिंपली वे सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि गवर्नमेंट का ये उद्देश्य रहता है कि इंडिया के जितने भी घर हैं उन घर तक जल पहुंचाना, सिर्फ ये है मीनिंग। तो इसके इस अंडर में, मिनिस्ट्री के अंडर में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को ऑर्गेनाइज किया गया था। देन थर्ड है, तो थर्ड ये है कि इंडिया का एम ये है, जो टोटली ग्लोबली हब है उसमें इंडिया को अपनी एक पोजीशन तैयार करना है, अपने लिए एक पोजीशन बनाना है। किस चीज़ के लिए? ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए और एक्सपोर्ट के लिए। देन कंट्री का ये टारगेट है कि 2070 तक हमको टोटली कार्बन फ्री होना है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज की हेल्प से हमको यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दिया गया है, द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विल गिव अ न्यू डायरेक्शन टू 21st सेंचुरी। मतलब जो 21st सेंचुरी के हमारे यूथ हैं, जो हम लोग हैं, इन लोग को एक न्यू डायरेक्शन प्रोवाइड करना। सम फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले पूछी जाती है डेट। तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई थी 5 to 7 जुलाई 2023। किस जगह पे की गई थी? तो विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में करी गई थी। किस मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। देन यहाँ पे आते हैं, इस कॉन्फ्रेंस में 25 प्लस सेशंस हुए थे। अब इनमें क्या बताया गया था? तो इसमें ये बताया गया था कि हम ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, कैसे उसका प्रोडक्शन करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमको इसमें यूज़ करनी है, जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करना है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का यूज़ नहीं करना है। इसमें 15 प्लस इंडियन एंड ओवरसीज डेलीगेट्स थे। डेलीगेट्स का मीनिंग क्या होता है? तो जैसे कि हमारी कंट्री है, कंट्री को कोई एक मेंबर कहाँ रिप्रेजेंट करे? यूएन में, ये होते हैं डेलीगेट्स। अब इंडियन डेलीगेट्स कौन से होते हैं? जिनका ओरिजिन भी इंडिया में हुआ हो और जिनके पास सिटीजनशिप भी इंडिया की हो। लेकिन ओवरसीज़ वो होते हैं जिनका ओरिजिन तो इंडिया में हुआ हो लेकिन वो यहाँ पे रहते ना हो, उनके पास यहाँ की सिटीजनशिप ना हो। तो आपको समझ में आया कि इंडियन एंड ओवरसीज़ डेलीगेट्स क्या हैं। उसके बाद कुछ देश यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे, जैसे कि यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की कौन सी रैंक है? सेकंड रैंक। और थर्ड रैंक? ओके। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि PYQ क्वेश्चन है, 2010 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। इस पर टोटली आपको वर्क करना है, मैं इस पर आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। तो ये आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग इसकी फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, आप इस पर वर्क करके इसका आंसर सर्च करिएगा। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसे ही डेली करंट टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए हमारे विष्णुगुप्त एकेडमी के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।